मैं रिकॉर्ड अपने एंड से कर सकती हूँ। आप अपने एंड से भी कर सकते हैं, मैं भी स्टार्ट कर दिया हूँ अभी, परमिशन दे दिया हूँ आपको, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे तो मैं रिकॉर्ड करके शेयर करूंगा ही। चलेगा सर, थैंक यू हाँ सो मच। ठीक है। ओके, आप शेयर करोगे क्या? हाँ हाँ राइट। ओके चलो। क्योंकि बीच में क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा 40 मिनट्स के बाद, मुझे फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो दो फाइल हो जाएगा, दोनों को मर्ज करके मैं एक बना के आप लोग को यूट्यूब के थ्रू शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके चलेगा सर। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं ईआरपी। एसएपी क्या है, एक ईआरपी पैकेज है। तो ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। करेक्ट, रिसोर्स प्लानिंग। तो एसएपी लगाने कोई भी कंपनी क्यों लगाती है, इसके यूजेस क्या है? हम ओरेकल, टैली, ये सब भी ईआरपी है, ये सब क्यों नहीं लगाते हैं? एसएपी का लगाने का मकसद क्या होता है? तो जैसे आप देखिए बहुत सारे ईआरपी है मार्केट में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डेविएशन, ओरेकल, ये सब जो है, बैन था पहले। तो ये सब जो आपका ईआरपी है, उसके मुकाबले एसएपी क्या है, बहुत ही इजी वास्ट टू है, यूज है। इंटीग्रेटेड है, सिस्टम इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो क्या है एसएपी, क्या है, जो एंटायर बिजनेस है कंपनी का, उसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है एट एनी जी जी। लोकेशन। एनी लोकेशन, कहीं भी आप हैं, आप एसएपी से कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिजनेस को। सपोज जैसे बड़े बड़े कंपनी हो गए, टाटा, बिरला, ये सब, रिलायंस, ये लोग का तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है। लेकिन ओनर तो एक ही है। अब एक ओनर को पता करना जी है, जैसे मेरा कोलकाता में एक प्लांट है और एक उड़ीसा में प्लांट है। तो कोलकाता में सपोज एक प्लांट है, वहां पे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उड़ीसा में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है मेरा आज के डेट में, अभी कितना हो रहा है, मतलब इमीडिएट जानना है। तो ऐसे भी क्या प्रोवाइड करती है, एक रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है आपको, रियल टाइम, मैंने अभी के अभी आपका क्या स्टेटस है सिस्टम का, कंपनी का, ठीक है, वो पता करती है। तो ये बाकी एक्चुअली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब जो सिस्टम इसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। और बाकी सब में जैसे ओरेकल अगर आप लगाते हैं, तो आप एक रिपोर्ट एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब जैसे एक ट्रायल बैलेंस आपने चलाया, तो ऑलमोस्ट आपको मतलब 10 मिनट्स लगेगा, लेकिन ये विद इन अ सेकेंड आपको रिपोर्ट देता है एसएपी, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट है, इंटीग्रेटेड है। सर, हाँ आपने एक टर्म यूज किया, रियल टाइम बेसिस पे डेटा देता है। हाँ। ये रियल टाइम बेसिस पे डेटा देना क्या होता है और रियल कैसे टाइम देते हैं? वो R3 प्रोसेस R3 प्रोसेस, करेक्ट। बेसिकली अभी चल रहा है इंडिया में, वो R3 बेस पे ही है काम। अभी जो नया वर्जन आ रहा है वो S4 हाना आएगा, राइट राइट, थोड़ा एग्जैक्टली। एडवांस है S4 हाना। हाँ, एस4 हाना क्या है, देखिए एस4 हाना और सॉरी, एस4 हाना और ईसीसी में क्या डिफरेंस है? पहले जो था हम लोग का था ईसीसी, ठीक है। ईसीसी, उसके बाद आया क्या, एस4 हाना। तो ईसीसी से एस4 हाना में डिफरेंस क्या है, ये आपको अभी जनरल मतलब मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो ईसीसी जो है, पहले क्या था, जो हमारा डेटाबेस था वो स्टोरेज, जैसे इसका डेटाबेस क्या था ईसीसी का, ईसीसी तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है। मैं बताता हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि एसएपी हाना और एसएपी एस4 हाना। बहुत सारे लोग सोचते हैं एसएपी हाना पहले आया था, उसके बाद एस4 हाना कुछ अपग्रेडेड हो गया होगा, इसीलिए इसको एस4 हाना बोलते हैं। बट दिस इज रॉन्ग। एसएपी हाना क्या है, हाना इज अ डेटाबेस एंड एस4 हाना इज अ एप्लीकेशन, ठीक है। सर, एस4 हाना इज अ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, ये इसका डेटाबेस है। तो कोई भी कंपनी अगर एस4 हाना यूज करेगी, तो उसको हाँ डेटाबेस हाना ही यूज करना पड़ेगा, नहीं हाँ तो हाँ वो दूसरा यूज नहीं कर सकते। दूसरा का मतलब ओराकेल, एसक्यूएल, साइबेस, ये सब जो डेटाबेस है ना, जैसे एसक्यूएल हुआ, साइबेस हुआ, ओराकेल हुआ, ये सब डेटाबेस को ये एस4 हाना यूज नहीं करता है, ये अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है, जो कि हाना है, एसएपी का ओन है। तो पहले जब ईसीसी चल रहे थे ना, ईसीसी, तो उसमें ये सारे डेटाबेस को हम यूज कर पा रहे थे ईसीसी के थ्रू। ईसीसी जब था, ये तीनों, मैं ईसीसी के साथ एसक्यूएल भी ले सकता था, ईसीसी के साथ साइबेस भी ले सकता था, और ईसीसी के साथ ओराकल भी ले सकता था। जो भी ऑप्शन में जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस आपका एप्लीकेशन एंड डेटाबेस का।
तो ये क्या है, रियल टाइम R3 स्ट्रक्चर क्या है, रियल टाइम R3 बोलते हैं। R3 स्टैंड्स फॉर R3 means real time basis. यस राइट, Okay. रियल टाइम, रियल टाइम। यार 3 का मतलब क्या है, 3 आर्किटेक्चर, 3 आर्किटेक्चर, ठीक है, 3 आर्किटेक्चर। Architecture. हाँ, Okay. तो 3 आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, उसके बाद होता है डेटाबेस, ठीक है, इसके बाद होता है एप्लीकेशन या डेटाबेस, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो डेटाबेस सॉरी एप्लीकेशन पहले होगा, प्रेजेंटेशन बाद में होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहले डेटा, यहाँ पे डेटाबेस तैयार होता है, फिर एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वो GUI जो हम लोग यूज करते हैं ना, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, वो सब हो गया। सर मैंने यूज नहीं किया है। अच्छा अच्छा, वो आगे करेंगे हम लोग, अभी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग करेंगे। तो ये R3 का मतलब है, जस्ट मैं R3 को एक्सपेंड करके आपको बताया कि R का मतलब होता है रियल टाइम, और 3 आर्किटेक्चर जो होता है, ये 3 लेयर जो सर्वर होता है हमारा, जैसे प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, ये 3 लेयर जो होता है इसको R3 आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे देखिए, जैसे ईच एंड एवरी SAP में क्या क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल वाइज SAP को डिवाइड करा गया है। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, ईच बिजनेस प्रोसेस, हर एक बिजनेस प्रोसेस को हम SAP मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे FICO एक मॉड्यूल है, MM, SD, ये तो पता होगा आप लोग को, QM, HR, PP, PM, इस तरह का सर बहुत। QM और PP क्या होता है? QM मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट में, आ रहा हूँ आगे, QM क्वालिटी मैनेजमेंट और PPY वो है प्रोडक्शन प्लानिंग। मैं आ रहा हूँ, PM? मैं पूरा बता रहा हूँ, एक सेकेंड। फाइनेंस एंड ओके। कंट्रोलिंग, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जैसे जो भी फाइनेंशियल डेटा है, ट्रांजैक्शन है, जैसे पेमेंट किया, किसी को एडवांस किया, तो फाइनेंशियली रिलेटेड जो भी डेटा है वो फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग रिकॉर्ड करता है। इसको एक साइकिल बोलते हैं, इसमें एक साइकिल रहता है जिसको बोलते हैं R2R। R2R का मतलब क्या है, ओके। हाँ, रिसीवेबल्स? नहीं, R2R का मतलब है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। फाइनेंस का काम क्या है, ट्रांजैक्शन सबको रिकॉर्ड करना और एट द एंड उसका रिपोर्ट प्रोवाइड करना, रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है। तो रिकॉर्ड कैसे करेगा, GL के थ्रू, जनरल लेजर के थ्रू। कुछ भी डेटा हम इनपुट करते हैं तो वो एक जगह में सेव होता है, वो सेव कहाँ पे होता है, जनरल लेजर में जाकर। जनरल लेजर इज नथिंग बट अ बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। इससे क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। SD का मतलब क्या होता है, सेल्स एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यस। QM का मतलब क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं देखिए बेसिक्स सारे मॉड्यूल के बारे में आपको बता दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा क्या होता है, क्या यूजेस है, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप MM पढ़ रहे हैं तो सिर्फ MM जानने से नहीं होता है, आपको बेसिक सभी मॉड्यूल के बारे में आना चाहिए, ताकि जब सिस्टम एरर देगा तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे रिलेटेड है या किसी अदर मॉड्यूल्स के रिलेटेड है, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज, PP का मतलब हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है, प्लांट मेंटेनेंस, ओके, मेंटेनेंस, ठीक। तो अब देखिए MM का मतलब क्या होता है, इसमें भी एक साइकिल होता है, मटेरियल मैनेजमेंट, इसका साइकिल होता है P2P। P2P का मतलब क्या है, प्रोक्यूर टू प्रोक्योर टू पे। पे, पे। यस।
तो इसी तरह एसडी का भी एक साइकिल होता है। एसडी का क्या होता है? ओ टू सी। ओ टू सी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर टू कैश। कैश, ओके। बस ये तीन का ही साइकिल होता है, क्योंकि ये कॉमन मॉड्यूल है जो कि सारे आपको कंपनीज में मिलेंगे। ये तीन लगाने से ही मेरा एसएपी स्टार्ट, मतलब एसएपी को हम फुल्ली यूज कर पाएंगे। और ये सब एड ऑन मॉड्यूल है, मतलब ये सब सब मॉड्यूल्स है। बहुत सारे कोई यूज करते हैं, बहुत जगह यूज नहीं करते हैं। तो ये देखिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? ऑर्डर टू कैश में जो सेल्स से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड एक ऑर्डर, मतलब कोटेशन देने से और प्रोडक्शन करके उसको गुड्स सप्लाई करने करने तक जो भी होता है साइकिल, वो ऑर्डर टू कैश में आता है, कस्टमर रिलेटेड। ठीक है। वेंडर रिलेटेड जो भी होता है मटेरियल मैनेजमेंट में आता है। वेंडर से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक वेंडर को हम गुड्स सप्लाई करने का एक ऑर्डर देते हैं, वो गुड्स सप्लाई करता है और उसको पेमेंट देते हैं। तो ये सारे साइकिल आ जाएंगे P2P में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का यूज कहाँ पे है? अब जैसे मैं यूज कर रहा हूँ मॉड्यूल। अभी मैं चाहता हूँ कोई भी प्रोडक्ट मैं किसी भी वेंडर से जब खरीदता हूँ, तो वो डायरेक्टली यूजर्स को यूज करने नहीं दिया जाए, ये पहले क्वालिटी टेस्ट हो, उसके बाद यूज करा जाए इसको। ठीक है। सपोज मैं 10 लैपटॉप मंगाया अपने आईटी टीम के लिए, तो 10 लैपटॉप मंगाया, वो लैपटॉप डायरेक्ट ही आईटी टीम को नहीं दिया जाता है, उसका पहले क्वालिटी टेस्ट होता है कि वो लैपटॉप सही से चल रहा है कि नहीं, कुछ खराबी है क्या, ये सब टेस्टिंग होता है इसमें। अगर ओके है तब ये गुड्स इशू कर सकते हैं, इसका अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में जाएगा। ठीक है। नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और रिटर्न टू वेंडर हो जाएगा। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है क्वालिटी इंस्पेक्शन करना। ठीक है। तो वो पूरा साइकिल है एक बहुत बड़ा। फिर एचआर का काम क्या है, ये तो पता होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, हायर टू रिटायर। एक आदमी को कंपनी में एंट्री ज्वाइन करने से लेके उसको रिटायर करने तक या फिर उसको छोड़ने तक सारा डेटा इसमें, एम्प्लॉय डेटा इसमें कवर होता है एचआर में। पीपी में क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग, सपोज मेरे को जैसे किसी कंपनी ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे 1000 मैट्रिक टन स्टील चाहिए, तो वो जो ऑर्डर दिया, तो मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग वाले क्या करेंगे कि उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कितना मैन पावर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मशीन एफर्ट लगेगा, ये सारा कैलकुलेट करके एट द एंड ये कॉस्टिंग बताएगा कि हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है प्रोडक्शन का। ठीक है। और उसी प्लानिंग के हिसाब से, उसी सीक्वेंस में हर एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, हर एक स्टेप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन प्लानिंग का काम। फिर क्या है? प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस का काम क्या है? जैसे सपोज एक कंपनी में बहुत सारे मशीनरीज चल रही है। ठीक है। तो सपोज मशीनरीज चल रही है तो उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, कभी वीकली करना पड़ता है, कभी मंथली करना पड़ता है। ठीक है। तो उस हिसाब से, जैसे सपोज एक मेरा कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, तो उसको क्या है, वीकली उसको ग्रीजिंग करना पड़ता है, उसमें बेयरिंग लगा हुआ है, उसको ग्रीजिंग करना पड़ता है। तो ग्रीसिंग करने के लिए मैं एक प्लांट मेंटेनेंस का एक ऑर्डर बना दूंगा, जो कि मुझे हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन देगा कि आपका मेंटेनेंस ड्यू हो गया। ठीक है। तो इसमें दो तरह का मेंटेनेंस रहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, सपोज कोई मशीन चल रहा है, खराब हो गया, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगा, कितना मैन पावर लगा, क्या मटेरियल लगा, ये सारा डेटा प्लांट मेंटेनेंस के अंदर आता है। ठीक है। तो ये था सारे मॉड्यूल्स का बेसिक्स ओवरव्यू मैं जो बता रहा हूँ। अभी मेन हमको पढ़ना क्या है? एमएम में क्या क्या है। हाँ, तो एमएम से रिलेटेड। राज सर, हाँ बोलिए। बोलिए। सर मैं पूछ रही थी ना कि हमारे मेन साइकिल्स होते हैं जिन पे हम काम करते हैं, और इन्हीं तीनों में ये क्यूएम, एचआर, पीपी और पीएम सब मॉड्यूल्स होके ऐड होते हैं क्या, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होके? हाँ, जैसे देखिए, अगर मैं FICO और MM और SD ये तीनों इम्प्लीमेंट करा दिया एक कंपनी में, ठीक है, तो हमारा SAP जो है वो यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। यूज करने के लिए रेडी है, क्योंकि मेरा सेल्स कवर हो गया, परचेज कवर हो गया और फाइनेंस से रिलेटेड सारा रिपोर्ट कवर हो गया। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट अगर मुझे चाहिए कि मुझे क्वालिटी भी रखना है, क्वालिटी मॉड्यूल का यूज भी करना है, तो हम क्वालिटी इंप्लीमेंट करेंगे, क्वालिटी टीम रखेंगे। ठीक है ना। तो ये जैसे मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है ये तीन मैंडेटरी है। अगर ये तीन लगा दिया तो हो गया। अभी मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, अच्छा, अपना बिजनेस को, अपना सिस्टम को इंटीग्रेट करते जाते हैं, मॉड्यूल देते हैं। ओके, हाँ, ऐड करते चले जाते हैं।
तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं एमएम में P2P साइकिल क्या है। P2P साइकिल, P2P साइकिल बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कंसल्टेंट जो है होते हैं दो टाइप के होते हैं, एसएपी कंसल्टेंट, ठीक है। कुछ आइडिया है इसके बारे में, किस किस टाइप? नहीं सर। जैसे होते नहीं हैं, सर। हाँ, फंक्शनल कंसल्टेंट, ओके, फंक्शनल कंसल्टेंट एंड टेक्निकल, ओके। तो फंक्शनल कंसल्टेंट कौन होते हैं और टेक्निकल कंसल्टेंट कौन होते हैं, और एक होते हैं एंड यूजर। ये कोई कंसल्टेंट नहीं होते हैं। एंड यूजर क्या है, कंपनी में हर एक आदमी एक एंड यूजर है। जो एसएपी में कुछ भी डेटा डाल रहा है वो एंड यूजर है। तो जैसे यूज हमारा, कर रहा है। हाँ हाँ, तो हमारा जैसे आईटी टीम है हमारा, ठीक है। आईटी टीम में, एसएपी का आईटी टीम है हमारा, जिसमें दो तरह के कंसल्टेंट होते हैं, फंक्शनल एंड टेक्निकल। फंक्शनल में कौन हो गया, FICO, MM, SD, जो ये सारे मॉड्यूल जो मैं बताया ना, ये फंक्शनल है पूरा का पूरा। ओके। टेक्निकल में क्या होगा, जैसे ABAP, एबाप, ठीक है। एबाप एक क्या है, कोडिंग। एसएपी में कुछ भी चेंजेस चाहिए, जैसे ये फील्ड यहाँ पे नहीं आना है, ये फील्ड को इधर लाना है, तो वो सब जो टेक्निकल चेंजेस होता है वो एबाप करता है, एबाप कंसल्टेंट। नेक्स्ट हो गया बेसिस। बेसिस का काम क्या होता है, जो ऑथराइजेशन देता है। जैसे मैं एसएपी में कुछ काम कर रहा हूँ, किसको क्या काम करने का परमिशन है, ऑथराइजेशन है, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं दिया जाता है, इसमें कंट्रोल रहता है। तो वो कंट्रोल करता है कौन है, बेसिस। ऑथराइजेशन से रिलेटेड, बैकअप से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, ये सब काम करता है बेसिक्स। तो ये बेसिस का काम टेक्निकल। उसके बाद BI/BA, बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का जो कंसल्टेंट्स रहते सर हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस। हाँ, हाँ। बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे रिपोर्टिंग वाला, एनालिटिक्स जो रहता है ना, रिपोर्टिंग पर्पस। सर ये आपने मींस FICO के अगेंस्ट में अबैप लिखा है, नहीं तो MM में बेसिस लिखा है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। ओके। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, मैं टेक्निकल का ये एग्जांपल दिया। ये तीन तरह के कंसल्टेंट टेक्निकल होते हैं, और फंक्शनल ये सारे मैं ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए, ओके। आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सारे कंसल्टेंट फंक्शनल है, ठीक है। तो आपको अभी पता चल रहा है कौन सा टेक्निकल कंसल्टेंट है, कौन सा फंक्शनल कंसल्टेंट है। और एंड यूजर क्या होता है, ऑल यूजर्स वो यूज SAP। हु यूजेस एसएपी, करेक्ट। जो एसएपी को यूज कर रहा है, चाहे वो PO बना रहा है कि PR बना रहा है, पेमेंट का एंट्री कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सारा एंड यूजर हो गया, ठीक है। तो अभी आ जाइए नेक्स्ट, P2P साइकिल। P2P साइकिल में क्या क्या होता है, ठीक है, हटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जी सर। ठीक है। तो P2P में क्या होता है, एक साइकिल होता है जो कि होता है नंबर 1। पहले क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन कब हम क्रिएट करते हैं, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। करेक्ट। परचेज रिक्विजिशन इज नथिंग बट अ रिक्वायरमेंट। जब भी मुझे किसी चीज का रिक्वायरमेंट होता है तो मैं परचेज रिक्विजिशन जनरेट करना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं होता है, जस्ट मटेरियल एंड क्वांटिटी। क्या मटेरियल मुझे चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, वो डेटा इसमें रहता है। तो परचेज रिक्विजिशन से नेक्स्ट क्या होता है, परचेज ऑर्डर। अब जैसे मैं रिक्वायरमेंट जनरेट कर दिया, मुझे 10 लैपटॉप्स चाहिए, 10 डेल का लैपटॉप चाहिए। कंपनी में मैंने ये रिक्वायरमेंट जनरेट किया, ठीक है, 10 पीसेस। तो अभी क्या है, ये रिक्वायरमेंट अगर पास हो गया, अप्रूव्ड हो गया कि हाँ ये वैलिड रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज ऑर्डर बनाता है। ऑर्डर कैसे बनाता है, पहले वो वेंडर से कोटेशन लेता है, ठीक है, कि मुझे 4 वेंडर जैसे है, अलग अलग 4 वेंडर है लोकल में, वो चारों वेंडर को ये कोटेशन लेता है 10 पीस डेल का लैपटॉप। जो L1 होगा, जो सबसे लोअर वन होगा, जिसका सबसे अच्छा रेट होगा, उसको परचेज ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेंडर सिलेक्शन हो गया, वेंडर सिलेक्टेड एंड ऑर्डर दे दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर क्या है, जब वेंडर को मैंने ऑर्डर दे दिया, नेक्स्ट वेंडर क्या किया, वो
मटेरियल लेके आ गया प्लांट में, ठीक है, तो उस टाइम में स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, गुड्स रिसिप्ट, गुड्स रिसिप्ट, ठीक है, वो गुड्स रिसीव करेगा स्टोर डिपार्टमेंट। अगर क्वालिटी यूज कर रहे हैं तो वो क्वालिटी में चला जाएगा, फिर पास होके आएगा तब हम उसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो स्टोर डिपार्टमेंट रिसीव कर लिया, सपोज 10 लैपटॉप हो, 10 लैपटॉप उसने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वो जो 10 लैपटॉप्स लेके आए हैं उसके साथ बिल भी लेके आए हैं, बिल का एंट्री कौन करेगा, फाइनेंस, इनवॉइस रिसिप्ट, इसको बोलते हैं बिल बुकिंग, मतलब बिल उसका एंट्री करेंगे, इनवॉइस रिसिप्ट। नेक्स्ट क्या होगा, वेंडर को पैसा देना पड़ेगा, वेंडर पेमेंट, ठीक है। तो ये हर एक साइकिल में यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कोड यूज होता है, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं टिक कोड। टिक कोड इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन कोड, ठीक है। तो एसएपी में हर एक स्टेप को करने के लिए मुझे एक ट्रांजैक्शन कोड यूज करना पड़ता है। तो जैसे परचेज रिक्विजिशन के लिए ME51N, ओके, परचेज ऑर्डर के लिए ME21N, गुड्स रिसीव के लिए अलग बात करेंगे MIGO, ठीक है। इनवॉइस रिसीव के लिए MIRO, वेंडर पेमेंट के लिए F-53। पूछ रही है। हेलो, नहीं क्लास कर, नहीं भाई क्लास जस्ट चालू है। ठीक है। तो अभी देखिए, तो ये सारे ट्रांजैक्शन कोड्स यूज करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, P2P में। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? हेलो, जी सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, यहाँ तक तो सर कुछ और टेक्निकल जो कंसल्टेंट जहाँ पे आपने लिखा है ना, एबैप, बेसिस, बीआई, कुछ और टेक्निकल्स के नाम यहाँ पे और ऐड करेंगे क्या? मुझे एक्चुअली ज्यादा पता नहीं है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिए, सावन का फोन आ रहा है। हेलो, यस, ओके, ठीक है। हाँ किरण जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हेलो, सर मैं कह रही थी ना कि आपने जहाँ पे फंक्शनल और टेक्निकल टीम्स लिखे हैं ना, एबैप, बेसिस, बीआई, बीओ, तो उसमें सर कुछ और टेक्निकल एप्लीकेशंस के नाम लिखोगे क्या? क्योंकि मुझे ये अच्छा 3 ही पता है और पता नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे तो देखिए बहुत सारे मॉड्यूल, अभी नया नया बहुत सारे मॉड्यूल्स आ गए हैं जो कि टेक्निकल मतलब है मार्केट में, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट मॉड्यूल CRM से हो गया, टेक्निकल है CRM, सीआरएम क्या होता है सर? BW, CRM ये बेसिकली सेल्स वाले देखते हैं, मार्केटिंग वाले। अच्छा, राइट राइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बहुत बड़ा है ये, सैप से भी बड़ा है। सीआरएम बहुत सीआरएम डिफिकल्ट ना। है। CRM बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा है सीआरएम साहब से भी काफी बड़ा। राइट। इन्वेस्टमेंट आईएम, सॉरी आईएम, आईएम का मतलब इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है ना, वो एक मॉड्यूल है। तो ये सब में क्या है ना, बहुत सारे जैसे टेक्निकल थिंग्स रहते हैं जो कनेक्शन से रिलेटेड रहता है, जैसे मेलिंग सिस्टम ये सब रहेगा। जैसे सीएस का मतलब हो गया जैसे कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। फिर जाके आपका होगा SEM, स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट। इस तरह से आपका बहुत सारे मॉड्यूल्स है। अभी मैंने बेसिक्स आपको बता दिया, जो बेसिक हाँ। मॉड्यूल ये हर जगह यूज होते हैं, ये 3, ये सब हर जगह नहीं यूज होते हैं, ये मतलब बड़ा कंपनी है तो ये सब यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेटवीवर हो गया, फिर जाके APO हो गया, एडवांस प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन, जैसे APO का हो गया एडवांस प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन। ओके, इस तरह से बहुत है। अभी मतलब लिस्ट देने जाओ तो 100 भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली हमको ये P2P साइकिल के ऊपर ही सारा हम लोग का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसी के अंडर आता है, P2P साइकिल के ऊपर। अभी देखिए जैसे परचेज रिक्विजिशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्विजिट्स है, तो मैं जस्ट दिखाता हूँ आपको। पहले लॉगिन स्क्रीन के बारे में बता देता हूँ। हाँ, और एक मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे डेटा जो है, डेटा टाइप, ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है ट्रांजैक्शनल और एक होता है मास्टर। ट्रांजैक्शनल डेटा क्या होता है, मास्टर डेटा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज एक वेंडर वो गुड सप्लाई कर रहा है, तो वेंडर का जो डेटा रहेगा, लाइक उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स, जो भी डेटा है वो एक वेंडर मास्टर में हम बना के सेव रखते हैं, तो उसको बोलते हैं वेंडर मास्टर। लाइक कस्टमर मास्टर, ओके, GL मास्टर, मटेरियल मास्टर। जैसे वन टाइम में बनाऊंगा और मतलब मेनी टाइम उसको यूज़ करूंगा, वो हमारा मास्टर डेटा हो गया, ठीक है। ये मास्टर डेटा हो गया। ट्रांजैक्शनल डेटा क्या हो गया, जैसे पेमेंट, परचेज ऑर्डर बनाना, परचेज रिक्विजिशन बनाना, ठीक है, गुड्स रिसीव करना, इनवॉइस रिसीव करना, ये सब हो गया आपका ट्रांजैक्शनल डेटा। एडवांस पेमेंट करना, ठीक है, किसी को कुछ भी, मतलब जो ट्रांजैक्शंस डेली बाय डेली होता है ना कंपनी में, वो सारे मतलब इस टाइप के पेमेंट, PO, PR, गुड रिसीव, जो डेली बाय डेली होता है वो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है। और वन टाइम जो एंट्री होता है, जैसे वेंडर मास्टर कस्टमर, जैसे एक बार वेंडर बना दिया तो उसके साथ कितना भी बार हम गुड्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, हाँ, उसको पेमेंट दे सकते हैं, तो ये वन टाइम क्रिएशन होता है। मैं आगे जब प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एग्जांपल देके, ठीक है। आप लोग को क्या एक्सेस दिया गया है SAP का? सर मुझे अभी तक नहीं मिला एक्सेस। ठीक है, आप लोग मतलब आज ही ले लीजिएगा मैडम को बोल के, क्योंकि इसके बिना मतलब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो देखिए ये जो एक कनेक्शंस यहाँ पे बना रहता है, ऐसा करके बना रहेगा, ठीक है। इस कनेक्शंस में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन, जो सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन IP रहेगा, कौन सा IP से कनेक्ट कर रहे हैं, इंस्टेंस नंबर रहेगा, सिस्टम ID रहेगा, ये सब बेसिस वाले डिजाइन करते हैं। आपको सिर्फ जस्ट इसको डबल क्लिक करके कनेक्ट करना रहता है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा, ये फर्स्ट लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र ID यहाँ पे डालना है, यहाँ क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट आपको बेसिस का टीम बता देगा क्या क्लाइंट यूज़ करना है। तो यूज़र ID, पासवर्ड, अगर पासवर्ड मुझे रीसेट करना है, अगर कोई जैसे मुझे 1 2 3 4 5 6 करके पासवर्ड दे दिया, अभी जैसे मुझे रीसेट करना है तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड में क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड देके एंटर करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन है लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, SAP इजी एक्सेस। ये जितने भी देख रहे हैं नोट्स, ये सारे नोट्स हैं। नोट्स के अंदर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं,
बहुत सारे मतलब जो एंड यूजर यूज करता है वो सारे इसके अंदर में रहते हैं। जैसे एंड यूजर क्या करेगा, मटेरियल में परचेजिंग में जाके परचेज ऑर्डर बनाना चाहता है, यहाँ से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जितना भी काम है, जितना भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए, ये सब कौन करता है, एंड यूजर्स। ये कंसल्टेंट का काम नहीं है। कंसल्टेंट क्या करता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेगा उसका एक टी कोड है, सेपरेट टी कोड है, SPRO। यहाँ पे टी कोड सर डाल। बीच में आपकी आवाज कट गई थी, आप एक बार बताएंगे क्या फिर से? ये विंडो पे जितने भी काम है वो एंड यूजर्स करते हैं, उसके राइट, आगे? इसके आगे देखिए, ये नॉइस हो रहा है, एक सेकंड मैं म्यूट करता हूँ। हाँ, तो देखिए ये जो स्क्रीन दिखा रहा है, ये जब भी लॉगिन करेंगे ये SAP इजी एक्सेस, जितना भी एंड यूजर है यहाँ से सारा ट्रांजेक्शन आपका सारे करते ट्रांजेक्शन हैं। कोड है एंट्री करते हैं। ठीक है, जो कंसल्टेंट है उसके लिए एक टी कोड है, SPRO। सारे कंसल्टेंट जो भी मॉड्यूल के होंगे SPRO टी कोड में जाएंगे, यहाँ पे SAP रेफरेंस IMG इसमें क्लिक करेंगे। अब इसके लिए, ये कंसल्टेंट के लिए ये नोट्स है, यहाँ पे हम सारे कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, सारे चेंजेस करते हैं, सारे। यहाँ? हाँ, यहाँ पे ये सारे नोट्स के अंदर में, जैसे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशंस, तो हर हर एक मॉड्यूल का एक नोट्स है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग FICO के लिए यहाँ पे MM का यहाँ पे होगा, ये देखिए क्वालिटी MM, ये MM का है, MM का नोट मटेरियल मैनेजमेंट। है ना, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, उसी तरह से ये सबका है यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सारे कंसल्टेंट इस SPRO टी कोड में जाके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और जो लॉगिन करने से फर्स्ट पेज आता है वो एंड यूजर पेज है। ठीक है, तो अभी देखिए SPRO टी कोड का मतलब क्या होता है। SPRO, इसका भी एक फुल फॉर्म है, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है SPRO का। आपको इंटरव्यू में आप जरूर पूछा जाएगा SPRO का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। और IMG जो मैं क्लिक किया, IMG का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड। गाइड, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन गाइड बोलते हैं IMG को। जैसे ये IMG का अंदर में है, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन गाइड के अंदर में। तो देखिए, कभी भी कंपनी में फर्स्ट टाइम जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, फर्स्ट टाइम जब SAP लगाते हैं, तो सबसे पहला काम रहता है FI का। FI का क्या काम रहता है, हाँ, FI का काम रहता है, वो स्ट्रक्चर FI को बनाना रहता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कंपनी कोड, प्लांट, देखिए डिफाइन कंपनी, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, प्रॉफिट सेंटर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सब जो जितना भी स्ट्रक्चर है, मतलब ढांचा फर्स्ट में बनाना किसका काम है, फाइनेंशियल का। जब फाइनेंशियल का स्ट्रक्चर तैयार होता है तब जाके हम MM वाले काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जो कि मेन चीज है। ठीक है, हेलो, हो गया कंप्लीट। यस। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्लाइंट के अंदर में कंपनी कोड, क्लाइंट, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्लाइंट किसको बोलते हैं। सपोज यहाँ पे लिखता हूँ रिलायंस ग्रुप।
रिलायंस ग्रुप को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है। कंपनी कोड किसको बोलते हैं, जस्ट मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे देते जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे मेरा क्लाइंट हो गया, अभी क्लाइंट के अंदर में मैं बोला दो कंपनी कोड, एक हो गया सपोज रिलायंस फ्रेश, ठीक है, यहाँ पे रिलायंस टेलीकॉम, ठीक है, ये दो कंपनी कोड हो गया। अभी रिलायंस फ्रेश के अंदर में प्लांट, सपोज यहाँ पे प्लांट वन, जैसे यहाँ पे कोलकाता एक हो गया इसका प्लांट, और एक हो गया यहाँ पे ओडीआई उड़ीसा, दो प्लांट हो गया। अभी इसके अंदर में दो स्टोरेज लोकेशन में बोला था, तो कोलकाता में सपोज मेन स्टोर, और एक हो गया सेंट्रल स्टोर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बोला था दो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, सपोज ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया कोलकाता में, जैसे हो गया, ठीक है, कोलकाता नहीं, ये सॉरी वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेन स्टोर सेंट्रल स्टोर। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोज मेरा टीम बैठा है प्लांट लोकेशन पे, दैट इज कोलकाता, एंड एक बैठा है मान लीजिए आसनसोल, SANSOL, या फिर एक बैठा है यहाँ पे दिल्ली में बैठा है, ठीक है, दो टीम बैठा है। परचेजिंग ग्रुप क्या होता है, XYZ, कोई भी पर्सन वन एंड पर्सन टू। अभी देखिए, अभी उसी स्ट्रक्चर को मैं जस्ट एग्जांपल दे दिया। अभी बोलिए किसको क्या डाउट है इसमें। सर कंपनी कोड में आपने लिखा है रिलायंस फ्रेश, तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल कोड नहीं, ये नाम भी हो सकता है, प्रॉपर नाम, नेम? नहीं, कोड का जब बात करते हैं तो ये न्यूमेरिकल ही 4 डिजिट, अल्फा न्यूमेरिक 4 डिजिट हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक होगा, हाँ, ओके। ओनली 4। और जैसे हाँ, ओके, प्लांट भी 4 डिजिट, स्टोरेज लोकेशन 4 अभी डिजिट। सर अगर इसी मॉड्यूल में मुझे सारे 4 डिजिट, और क्लाइंट वाले में सर? क्लाइंट वाले में ज्यादा होगा, वो 6 डिजिट या 7 डिजिट है। ये भी अल्फा न्यूमेरिक ही होगा? हाँ, अल्फा, सारे अल्फा न्यूमेरिक्स है। ओके। और सर जैसे मुझे अगर क्लाइंट के नाम में कुछ अगर चेंज करना हुआ, या फिर क्लाइंट के डेटा हाँ, में कुछ चेंज करना हुआ, तो वो एज अ न्यू क्लाइंट शो करेगा क्या? नहीं, आप चेंज कर रहे हैं तो न्यू क्यों करेगा, क्रिएट करेंगे तो न्यू करेगा ना। ठीक है, ठीक है, चेंज क्यों करेंगे, सेम रहेगा एज इट इज। तो ये मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, क्या ट्रांजैक्शन कोड यूज होता है, ये सब के लिए एक पाथ है, ASPRO में जाके ये सारे पाथ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी मैं क्लाइंट बनाता हूँ एक यहाँ पे, तो देखिए MM का कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले FI का कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। मतलब FI का जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट, GL, ठीक है, तो FI के एंड से सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। तो ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, तो सब समझ में आ गया किसके अंदर में क्या होता है। सर 2 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है। सर तो फिर अगर मेरे पास ऐसा एक टिकट आया जिसमें मुझे कहा गया हो कि फॉर एग्जांपल कंपनी कोड 1 में मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना है, तो ठीक। इसके लिए मेरा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या कि लाइक इसका FI है या नहीं, FI कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं? देखिए, आप जिस कंपनी में भी काम करेंगे ना, अगर वहाँ SAP चल रहा होगा तो डेफिनेटली FI का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आप मतलब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है जहाँ कभी SAP यूज नहीं हुआ, ओराकल यूज हो रहा था, अब आप जाके SAP लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप SAP फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो अब आपको ये क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा कि FI के एंड से GL वगैरह बना है कि नहीं। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। और बोलिए, चलेगा सर। हाँ जी। और कुछ डाउट है संजय जी, आपको डाउट है? हेलो संजय जी, कहाँ चले गए?
संजय जी, आर यू देयर? रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें दिखाता यहाँ तक ठीक है। हाँ, क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं मैं दिखाता हूँ, ठीक है। क्लाइंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले SPROT कोड में जाएंगे, ऐसे आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, यही है हमारा क्लाइंट। ये देखिए, ये जो 4 डिजिट डाला है, 4 डिजिट से ज्यादा भी आप डाल सकते हो। देखो न्यू एंट्रीज, यहाँ पे कितना डिजिट होगा, सपोज A0000 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का, हाँ 6। हाँ 6। तो सपोज मैं डालता हूँ क्या, REL, रिलायंस बना रहा हूँ, 00 RE सर। हाँ माय गॉड। हेलो हेलो। हाँ संजय जी बोलिए। सर मेरा जो स्क्रीन है ना सर, वो एकदम स्टक हो गया है सर। स्टक हो गया है, नहीं दिख रहा है ना, जो आपने वो सब खाली जो